इंडियन गवर्नमेंट की कौन सा दांव सही बैठ गया जिसके बाद फॉरेन कंट्रीज के बैंक, फिर चाहे यूएसए हो या फिर यूरोपियन कंट्रीज हो, वहां से डॉलर्स निकाल कर उनके बैंक अकाउंट खाली होकर भारत में डिपॉजिट के रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के समय ईरान ने कौन सी हरकत की है जिसकी वजह से एक नई अपडेट निकलकर सामने आई है। और इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड वाइस चीफ ने तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम के बारे में कौन सा कमेंट किया है। काफ़ी सारी मेजर अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई नहीं देंगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और सब्सक्राइब कीजिए भारत ग्लोबल अफेयर्स को। सबसे पहले बात करते हैं भारत में आने वाले एनआरआई के फंड्स के बारे में, क्योंकि नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी एनआरआई ने इस बार अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस जैसे वेस्टर्न कंट्रीज के विदेशी बैंक्स खाली करके अपना सारा पैसा भारत में शिफ्ट कर दिया है। और नंबर्स ऐसे आ रहे हैं जिनके ऊपर आपको बिलीव करना मुश्किल होगा। विश्वास करना इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि ये चीज़ आरबीआई ने खुद कभी नहीं सोची थी। ये स्कीम इतनी बड़ी सक्सेस हो जाएगी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज़ निकल के आ रही है कि आरबीआई ने, जो कि फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट की स्कीम अनाउंस करती है, उसके तहत एनआरआई ने भारत के बैंक अकाउंट्स में $3 बिलियन का रेवेन्यू डिपॉजिट किया है। और यह स्कीम लिटरली सिर्फ 2 महीने पहले ही स्टार्ट की गई थी। 8 जून को जब यह स्कीम स्टार्ट की गई थी तो आरबीआई का सिर्फ एक एम था कि फॉरेन करेंसी एसेट्स को इकट्ठा किया जाए ताकि गिर रहे इंडियन रुपीस की स्टेबिलिटी में थोड़ा सा इजाफा मिले। आरबीआई ने जब 8 जून को ये स्कीम लॉन्च की थी तो उस समय आरबीआई द्वारा एनआरआई के डिपॉजिट के लिए एक डेडलाइन रखी गई थी 30 सितंबर, यानी 30 सितंबर तक एनआरआई इस स्कीम का लाभ उठाकर इसमें डिपॉजिट कर सकते थे। लेकिन अब न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि 70 बिलियन से ज़्यादा फॉरेन करेंसी एसेट आने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि एफसीआर डिपॉजिट स्कीम अब 31 अगस्त को ही खत्म कर दी जाएगी, यानी यह स्कीम 1 महीने पहले ही खत्म कर दी जाएगी अपनी डेडलाइन से। सितंबर महीने का वेट नहीं किया जाएगा। अब ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट ने ये स्कीम डिपॉजिट कभी बंद की होगी, क्योंकि जो फॉरेन कंपनी का इनफ्लो का टारगेट है वो सरकार अपने अकॉर्डिंग सेट करती है, जो कि 1 हफ्ते पहले ही पूरा हो गया। स्कीम के सिर्फ 11 हफ्ते के अंदर इतना बड़ा रेवेन्यू यानी 73 बिलियन का डिपॉजिट आना वाकई में एक बड़ी बात है। इसलिए अब ये स्कीम 73 बिलियन इकट्ठा करने के बाद अब जल्दी ही बंद होने जा रही है। वैसे जिनको ये पता नहीं है कि एफसीआर डिपॉजिट क्या है, उनको मैं बता दूं, एनआरआई भारत के उन लोगों को कहा जाता है जो भारत से बाहर किसी दूसरी कंट्रीज में रहते हैं, चाहे वो वहाँ पर जॉब करने, बिजनेस करने या स्टडी करने के रीजन से गए हों। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि ये सारे लोग दूसरी कंट्रीज में डॉलर्स या फिर उनकी दूसरी करेंसीज को सेव करके इंडियन बैंक्स में डालें और इससे ज़्यादा सेविंग्स भारत के बैंक अकाउंट्स में होगी। इसलिए भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले महीने एनआरआई से फॉरेन करेंसी और यूएस डॉलर में डिपॉजिट अट्रैक्ट करने के लिए नई डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की थी, ताकि एनआरआई जो फॉरेन कंट्रीज के बैंक अकाउंट में वहां पर अपना पैसा रखते हैं, उससे ज़्यादा एनआरआई भारत के बैंक्स में अपना पैसा शिफ्ट कर दें। इस स्कीम की खास बात यह है कि इसमें डिपॉजिट के ऊपर भारत के इंटरेस्ट रेट के साथ साथ करेंसी एक्सचेंज रेट का भी इनको फायदा मिलेगा। साथ ही में इंडियन रुपीस के ऊपर जो प्रेशर लगातार बने हुए था डिप्रिसिएशन का, अब आरबीआई के पास ज़्यादा इंडियन रुपीस के एसेट होने से अब उस पर भी प्रेशर कम होगा। ओवरऑल एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ये स्कीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट निकल के सामने आ रही है भारत, पाकिस्तान और ईरान से रिलेटेड। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट को ये इन्फॉर्मेशन दी है कि पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच जो मई महीने में विवाद हुआ था उसमें ईरान ने पाकिस्तान की मदद की थी। इसाक डार ने यह भी कहा कि ईरान ने पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड किया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान ईरान के रिलेशन पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं। इसके साथ ही इसाक डार ने यह भी कहा कि पिछले साल सन 2025 के मई महीने के एंडिंग में जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ईरान के दौरे पर गए थे, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद उनकी वो विजिट थी, ताकि पाकिस्तान ईरान की लीडरशिप को थैंक यू बोल सके। भारत के साथ विवाद में जो ईरान ने पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया था उसके लिए, ये कहना है पाकिस्तान का।
अब सोचने वाली बात यह है कि ईरान ने ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान को ऐसा कौन सा स्ट्रांग सपोर्ट दे दिया था जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर धन्यवाद बोलने के लिए खुद ही ईरान चला गया, क्योंकि ईरान ने तो पब्लिकली यही कहा था कि दोनों देश यानी इंडिया और पाकिस्तान अपने कंट्रोल में रहें और कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ने ना दें, जिससे कि सिचुएशन और ना बिगड़े। अब हो सकता है कि ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने दुनिया के सामने न्यूट्रल स्टेटमेंट इशू करने के लिए ये प्रोपेगेंडा तैयार किया था। कहने का मतलब ये है कि ईरान के इस केस में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो लग रही है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान ने पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान को हथियार दिए थे, या हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट सामने निकल के आ रही है इंडियन एयरफोर्स को लेकर। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की क्या कंडीशन है और तेजस फाइटर जेट्स का लाइफ स्किल क्या है? दूसरे देशों के फाइटर जेट्स के मुकाबले हमारे फाइटर जेट्स की किस पोजीशन के ऊपर कमेंट किया गया है? ये सारी बातें इंडियन एयरफोर्स के पायलट से बेहतर कौन ही बता सकता है। अगर ये पायलट इंडिया एयरफोर्स के वाइस चीफ हों तो और भी इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल के आ रही है कि एयर मार्शल नागेश कपूर ने इसके बारे में 2 महीने पहले इंडियन एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत का जो तेजस मार्क 2 प्रोग्राम है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में मिड 30s में जाकर इंडक्ट किया जाएगा, उस समय ऑपरेशनली इरेलेवेंट हो जाएगा। उनके अकॉर्डिंग तेजस मार्क 2 अगर इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में सन 2030 के मिडिल तक ऑपरेशनली इंटर करता है, तब तक टेक्नोलॉजी और बैटल फील्ड की जो ज़रूरतें हैं वो काफ़ी बदल चुकी होंगी। इसलिए ये एयरक्राफ्ट अपने कंडीशन के हिसाब से फ्यूचर के लिए रेडी नहीं होगा और आउटडेटेड हो जाएगा। यानी प्रॉब्लम यह नहीं है कि तेजस मार्क 2 खराब एयरक्राफ्ट है, बल्कि कंसर्न ये है कि जब तक ये इंडियन एयरफोर्स में शामिल होगा तब तक टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ चुकी होगी, क्योंकि चाइना, पाकिस्तान और दुनिया के बाकी देश उनके पास नेक्स्ट जनरेशन फाइटर्स हेलीकॉप्टर पहले से ही मौजूद होंगे, जो कि ज़्यादा एडवांस रिसोर्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सर्विलांस जैसी कैपेबिलिटीज़ में काफ़ी आगे बढ़ चुके होंगे। ये कहना है नागेश सर का। अब ऐसा नहीं है कि मार्शल नागेश कपूर ने खुद ही यह स्टेटमेंट दी हो। उनसे पॉडकास्ट में पूछा गया था क्या भारत के 4th जनरेशन फाइटर जेट्स सन 2035 में सेंस बनाएंगे, जब चाइना 5th जनरेशन और पाकिस्तान 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स के ऊपर शिफ्ट हो चुका होगा। उस रिप्लाई में इन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखा था और जवाब में कहा था कि नो ऑपरेशनली बेनिफिटली फॉर इंडिया। इसके साथ ही नागेश कपूर ने यह भी कहा था कि 4th जनरेशन का फाइटर है तेजस। ऐसा नहीं है कि ये फाइटर जेट बुरा है। भारत जिससे बहुत बड़े देश के लिए 5th और 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स के ऊपर डिपेंड करना, यानी हर जगह 5वीं और 6ठी पीढ़ी के जेट्स को डिप्लॉय करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये लिमिटेड नंबर्स में उपलब्ध होते हैं। आपका इस पे क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद।